वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कृषि कानूनों से जुड़ी यह बड़ी खबर, कृषि कानूनों से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 5 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है और इस मुद्दे पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। 4 दिसंबर को यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रमोद जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रमोद जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हाँ, नमस्कार जी। प्रमोद जोशी साहब, क्योंकि 5 दिन से किसानों का जो महा आंदोलन है वो चल रहा है, प्रधानमंत्री ने 4 दिसंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या यह समझा जाए कि इस मुद्दे पर अब सरकार सरेंडर के मूड में है? हाँ, नहीं, पहले तो मैं नहीं कह सकता कि आप जब बता रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर बुलाई है तो हो सकता है ऐसी ही बात हो। और चूंकि पर 3 तारीख को उसके पहले किसानों से बात होगी 3 दिसंबर को, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि सर्वदलीय बैठक जो बुलाई है उसके कारण कुछ और भी हैं जी। और कम से कम 2 बड़े कारण मुझे समझ में आते हैं। एक बड़ा कारण कोरोना को लेकर के है, क्योंकि इस समय पर उसका प्रसार काफी बढ़ने का अंदेशा है। हालांकि संख्या तो गिर रही है, लेकिन एक आशंका है कि शायद बढ़ सकता है सर्दियों में। तो और चूंकि वो खुद देख करके वैक्सीन का डेवलपमेंट आए हैं तो संभव है कि वो बात करना चाहते हो। लेकिन दूसरा बड़ा कारण ये है कि आने वाला जो संसद का शीतकालीन सत्र था या होने वाला है, उसको वो मिला करके सरकार चाहती है कि बजट सत्र के साथ मिलाया छोटा किया जाए जी। तो मुझे लगता है ये ज्यादा बड़े कारण होंगे। अलबत्ता सर्वदलीय बैठक है तो उसमें बात तो तमाम मसलों पर की जा सकती है जी। लेकिन किसान आंदोलन से निपटना तो सरकार की सीधी जिम्मेदारी है, क्योंकि संसद से कानून पास हुए हैं, विपक्ष के या जो भी सहयोग उनको मिला उस समय पास कराने में, लेकिन संभव है किसान आंदोलन का भी मसला हो। बिल्कुल। मुझे लगता है प्रमोद जोशी साहब, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि दो बड़े कारण और हैं, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र सामने है, साथ ही साथ कोविड की स्थिति जो है वो अनियंत्रित दिख रही है। लेकिन ऐसे में स्थिति ये भी है कि कृषि कानूनों पर जो किसान सड़कों पर हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो फिलहाल देश की सियासत को भी गरमा रहे हैं। अब ऐसे में अगर ये सर्वदलीय बैठक हो रही है तो क्योंकि विपक्ष की भी कोशिश होगी कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरे, तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य शुरुआत में ही बैठाना चाहती है सरकार। हाँ, सरकार सामंजस्य चाहेगी विपक्ष के साथ या विरोधी दल जो भी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक का मतलब ही होता है कि एक आम राय बनाने का प्रयास किया जाए जी। और अगर इस आम राय का किसान आंदोलन को शांत करने में या किसानों को समझाने में या किसानों की अगर कोई मांग माननी है तो उसमें कोई योगदान हो सकता है जी। तो वो तो अच्छा है ही। उसके लिए तो सरकार अगर प्रयास करे, ये प्रयास तो हमेशा ही अच्छे माने जाते हैं। अगर विरोधी दलों के साथ भी मिलकर के बात करे सरकार तो इसमें तो बहुत अच्छी बात। लेकिन प्रमोद जोशी साहब, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है किसानों का, अगर सर्वदलीय बैठक में मुद्दा उठता है तो क्या एक राय बन पाएगी, एक मत हो पाएंगे बाकी तमाम पार्टियों के नेता, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा उनके पास भी है सरकार को घेरने का? देखिए, एक राय नहीं बनती। आमतौर पर सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य होता है कि सरकार अपनी बात को सामने वालों से बताए और सामने वालों की बात को समझने का प्रयास करे। ये दरअसल होता क्या है कि जब बड़े स्तर पर एक साथ मिलकर बैठते हैं तब बातें साफ होती है, क्योंकि वैसे भी ये बैठक भी वर्चुअल बैठक होगी, मतलब कोई सीधे आमने सामने बैठकर तो होगी नहीं, लेकिन कम से कम बड़े नेता जो सभी दलों के होंगे वो इसमें शामिल होंगे तो बहुत सी राय प्रधानमंत्री को सीधे जानने को मिलेगी। जो विरोधी दलों के जो भी नेता हैं, ज्यादा बड़े नेता लोकसभा में, राज्यसभा में, तो एक अच्छी बात ये होती है कि जो लीडरशिप है देश की वो आपकी बात सुनना चाह रही है और अपनी बात भी कुछ आपसे कहना चाहती है। तो ये एक राय बने कोई जरूरी नहीं है, इसके बाद भी विपक्ष घेर सकता है। चलिए प्रमोद जोशी साहब, वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। पूजा, क्योंकि प्रमोद जोशी साहब जैसा कह रहे हैं, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन एक तरफ, दूसरी तरफ कोरोना की जो स्थिति अनियंत्रित होती दिख रही है वो एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ संसद का शीतकालीन सत्र सामने है। ऐसे में तमाम तीनों बड़े मुद्दे हैं जो सर्वदलीय बैठक का एजेंडा हो सकते हैं। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, भविष्य जैसा कि प्रमोद जी ने बताया ठीक वही एजेंडे हैं।
देश के अंदर जो कोविड स्थिति है वो हम सभी जानते हैं कि अनियंत्रित होती जा रही है। 94 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार यानी कि आज के दिन की अगर बात करें तो 3 इंस्टीट्यूशन जो विनिर्माण कर रही हैं वैक्सीन का, उनके साथ भी मीटिंग प्रधानमंत्री कर चुके हैं, अपडेट ले चुके हैं। ये वर्चुअल बैठक होने वाली है भविष्य, आपको ये मैं बता दूं। और साथ में इस बैठक में लोकसभा, राज्यसभा, तमाम पार्टीज और साथ में डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल रहेंगे, होम मिनिस्टर शामिल रहने वाले हैं और तमाम नेता शामिल रहने वाले हैं। चर्चा अहम जो होगी वो कोविड की परिस्थिति को लेकर के होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसे कि हम जानते हैं कि शनिवार को तमाम जो सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन डेवलप की जा रही है वहां की स्थितियां प्रधानमंत्री ने खुद जा करके जानी थी कि क्या अपडेट है। और अब सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो ये होने वाली है कि इन वैक्सीन्स को जो है, ये जो वैक्सीन अब डेवलप की जा रही हैं, ये लोगों तक सरलता से पहुंचाई जा सकें। और इतनी बड़ी आबादी को जो है टीकाकरण करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। उससे निपटना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होगी, जिसके लिए एक रणनीति बनना भी तय है। और साथ में हम सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन इतने दिनों से लगातार कर रहे हैं। हालांकि 3 तारीख नरेंद्र तोमर की तरफ से तारीख सुनिश्चित हुई है बैठक के लिए, बातचीत के लिए, लेकिन 4 तारीख को भी इसकी जो गहमा गहमी है कहीं ना कहीं बनी रह सकती है और उसका बेस 3 तारीख की चर्चा होगा, ये मुझे लगता है। चलिए वापस लौटूंगा पूजा आपके पास, लेकिन प्रमोद जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जोशी साहब, जैसे शनिवार को भी प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के लिए कोरोना वैक्सीन जिनके साथ मिलकर, जिन तीनों कंपनीज के साथ मिलकर बनाई जा रही है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट हो, कैडिला, जायडस कैडिला हो, या फिर जो है तीसरा इंस्टीट्यूट हो, उनका दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो क्या लगता है सर्वदलीय बैठक के बाद कुछ कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी तरह की एक अच्छी खबर देश को मिल सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई कोरोना वैक्सीन के बारे में कोई वो सूचना देंगे, क्योंकि हमको जानकारी है कि वो कब आने वाली है वैक्सीन जी। अब जो बात वो कर सकते हैं, ठीक है, कुछ जानकारी उनके पास बेहतर होगी तो बताएंगे। लेकिन अब जो एक बात है, जैसे कि ये पूजा ने बताया कि जो डिलीवरी है, अब मतलब वैक्सीन अब हर व्यक्ति तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा काम है। इस देश में 130 करोड़ की आबादी है, उसमें अगर शुरुआत में 15, 20, 30 जितने भी करोड़ शुरू में मिलेंगी डोज, तो उनको वरीयता में सबसे पहले किसको मिलेगी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों को, जो कि सबसे आगे हैं कोरोना से लड़ाई में, सबसे पहले शायद उनको दी जाएगी, और फिर जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, तो वो प्राथमिकता की सूची तैयार करने के लिए भी और तीसरा ये कि ये सारी रणनीति किस प्रकार बनाई जाएगी, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन क्या निःशुल्क दी जाएगी, क्या कोई शुल्क लिया जाएगा जी, कौन सी एजेंसी इसको उपयुक्त तरीके से पहुंचाएगी, तो ये बहुत सारे चीजें हैं। और अभी समय है, दिसंबर का महीना है, शायद इस महीने के दिसंबर के अंत में जो भारत की जो वैक्सीन बन रही है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साथ मिल करके, उसको स्वीकृति मिलेगी ऐसा लगता है इस दिसंबर के अंत में। उसके बाद जो 2 वैक्सीन और बन रही हैं, उनको शायद 1 या 2 महीने बाद स्वीकृतियां मिल जाएंगी जी। तो इनिशियल और सबसे बड़ी वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है, पुणे वाली जो सीरम इंस्टीट्यूट है, वहां होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा प्रश्न होगा, किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाए। पूजा, जैसा प्रमोद जी बता रहे हैं कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा मसला होगा, लेकिन क्योंकि जिस तरह बिहार चुनाव में एक मुद्दा रखा गया था कोरोना वैक्सीन फ्री देने का, ऐसे में विपक्ष के जो नेता हैं वो उनका कहीं ना कहीं एक विरोधाभास दिख सकता है सरकार के साथ। बिल्कुल विरोधाभास दिख सकता है भविष्य। और यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत है कि वैक्सीन जहाँ पर निर्मित हो रही है, प्रधानमंत्री ने शनिवार को वहां का दौरा किया था, और आज जो ये मीटिंग हुई थी, ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, 3 टीमों के साथ ये मीटिंग हुई थी। आपको मैं बता दूं कि जेनेवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज की टीमें ये विनिर्माण करेंगी वैक्सीन का, और इनको ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्या वैक्सीन के असर रहने वाले हैं और किस तरीके से लोगों को इसका फायदा मिलेगा, किस तरीके से वैक्सीन को इस्तेमाल करना है, ये तमाम जो जानकारी है ये सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाई जा सके भविष्य। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो भारत है, भारत जो
है विभिन्नताओं का देश है और ऐसे में लोगों तक अहम जानकारी पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और चूंकि भारत सरकार की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी तमाम नागरिकों की है, तो ऐसे में वो कोशिश करेंगे कि ये वैक्सीन सभी तक पहुंच सके और आपाधापी की सिचुएशन ना आए। यही वजह है कि ऑल पार्टी मीटिंग है, शीतकालीन सत्र में ये मसला ना बने, एजेंडा ना बने इसको, क्योंकि कृषि कानून को किस तरीके से जो है राजनीतिकरण इसका हो गया, या यूं कहें कि वो कानून कितने सही हैं कितने गलत। चलिए पूजा, रोकना चाहूंगा आपको। इनेलो नेता अभय चौटाला जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अभय चौटाला जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। जी चौटाला जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और क्योंकि देश भर में किसान जो हैं सड़कों पर हैं, दिल्ली कूच के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, बातचीत के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उस तरह की कोई चीज अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हाँ, सरकार की तरफ से भी अभी कहा जाने लगा कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए। तो क्या लगता है सर्वदलीय बैठक में कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? देश के प्रधानमंत्री जी को ये कानून बनाने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी कि जो देश में सरकार बनती है उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो किसान का है। जो 70% गांव में रहने वाला व्यक्ति जो खेती पे निर्भर करता है जी, जो किसानी से जुड़ा हुआ है, आप उसका वोट लेकर के सत्ता में आते हो और सत्ता में आकर के अगर आप उसको परेशान करोगे जी, अगर आप उसको न्याय नहीं दे पाओगे, आप उसको उसका पूरा जो किए वायदों को नहीं पूरा करोगे, तो फिर किसान को मजबूर होकर के जो जिसको सत्ता में लेकर के आता उसको सत्ता पलटने के लिए किसान अपनी बात उसके सामने जरूर रखेगा। जी, देश के प्रधानमंत्री अब कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उस बैठक के अंदर फैसले लिए जाए। जी, ये ठीक है, पर फैसला पहले जब लिया गया था तब ना किसी किसान संगठन से पूछा था, जी, ना किसी जो पार्टियां इस देश की थी विपक्ष की उनसे बातचीत और चर्चा की गई थी। केवल और केवल चंद लोगों को अपने साथ बैठा करके जी, इस किस्म का कानून थोप दिया जिसको किसी किसान ने डिमांड नहीं करी। जो लोग डिमांड करते हैं जी, उनकी डिमांड को पूरा करने की बजाय, उनकी बात सुनने की बजाय उन लोगों को तो सड़कों पे खड़ा करने के लिए मजबूर। जी, डिमांड नहीं कर रहा, वो घर में चैन से ना बैठ के, वो अपने बच्चों का पालन पोषण ना करके, वो आराम से अपनी रोटी ना खा सके, इसके लिए देश का प्रधानमंत्री जो है इस तरह के काले कानून बना करके उसको भी सड़क पे लाने के लिए मजबूर करता है। आज किसान ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इस एजिटेशन का हिस्सा बनाने का काम किया है। जी, आज देश के प्रधानमंत्री की केवल और केवल हर धर्मी की वजह से, केवल उनके अपने फैसले लेने के तरीकों की वजह से इस देश का जवान भी परेशान हो गया, इस देश का किसान भी परेशान हो गया। जी, जब किसान परेशान होता है तो मान के चलो उसके साथ पूरा देश परेशान हो जाता है। जिन किसानों के बच्चे आज देश की सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हैं, आज वो वहां बैठ करके ये सोच रहे हैं कि हमारे माँ बाप और हमारे बच्चे आज इस देश के प्रधानमंत्री के गलत निर्णय की वजह से सड़कों पे बैठ करके इस ठंड के समय में उनको ट्रॉलियों के अंदर लेट करके और अपना विरोध जताने का काम करना पड़ रहा है। एक तरफ तो उनके घर में पैदा हुए बच्चों को आपने सीमाओं पे खड़ा किया है देश की, जी, इसलिए कि इस देश की रक्षा हो सके। दूसरी तरफ जिस घर में पैदा हुए आप उसके जमीन को, उसके परिवार की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हो। आप अच्छे कानून बनाते, इस देश के किसान को खुशहाल करते, तो ये देश बहुत आगे बढ़ जाता। आज इस देश को गिरवी रखने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अभी भी समय है देश के प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाने की बजाय अनाउंस करना चाहिए जी, कि हम चौथा कानून बना करके देश के कृषक को, इस अन्नदाता को हम एमएसपी देंगे और ना केवल एमएसपी देंगे बल्कि एमएसपी की गारंटी करेंगे जी, उसको गारंटी के साथ उसकी फसल को कोई भी एमएसपी से कम ना खरीद के, इसके लिए कानून बनाना चाहिए। जी चौटाला साहब, मैं समझना चाहूंगा क्योंकि लिखित आश्वासन, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी मांग की जा रही है, अगर सर्वदलीय बैठक में लिखित आश्वासन पर एमएसपी के लिखित आश्वासन या जैसा आप कह रहे हैं कि चौथा कानून बनाया जाए जिसमें एमएसपी की गारंटी दी जाए, तो क्या ये मसला जो किसानों का विरोध है जिसको लेकर ये खत्म होगा? क्या इस पर सामंजस्य बन पाएगा? हाँ, देश का किसान जो है
केवल एक डिमांड कर रहे हैं जी कि जब हर चीज का एक मूल्य निर्धारित हो सकता है, तो हमारे खेत में पैदा होने वाली फसल का मूल्य निर्धारित क्यों नहीं हो रहा? हमें क्यों सस्ते पे बेचने पे मजबूर किया जाता है? हमारी रोजी रोटी क्यों छीनी जा रही है? इस कोरोना की महामारी में इस देश को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका देश के किसान की थी। और उस किसान को अगर आप परेशान करते हो कोरोना की आग में, तो वो मजबूर होकर के फिर अपने मजबूरी में अपनी जायज मांग के लिए उसको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है जी। और ये अगर देश के प्रधानमंत्री आश्वासन दें, इसको कानूनन रूप दें, जी तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान 1 मिनट में हो जाएगा। बिल्कुल। चौटाला साहब, ये भी समझना चाहूंगा क्योंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से सक्रियता दिखाई गई है कि बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए। अब क्योंकि बातचीत का वक्त आ रहा है, तो क्या किसानों से तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको ये एक अपील उनसे करनी चाहिए कि कोरोना की स्थिति में वो अब इस आंदोलन को वापस लें, क्योंकि सरकार बातचीत के लिए तैयार है? बातचीत का मतलब ही नहीं होना चाहिए जी। सरकार को तुरंत प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए और इसके लिए तुरंत सेशन बुला करके एक नया एक्ट बना करके और किसान को आश्वस्त करना चाहिए कि हम असेंबली बुला रहे हैं, पार्लियामेंट बुला रहे हैं, पार्लियामेंट बुला करके आपको ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। जी चौटाला साहब, ये भी समझना चाहूंगा, ये कौन सा तरीका है कि आप हमारे से पूछ रहे हो जी कि क्या आपको भी किसानों को, हम किसानों के साथ हैं जी, हमारा बच्चा बच्चा किसान के साथ है, हम जी। पहले किसान के घर में पैदा हुए हैं, हम कोई ये नहीं है कि किसान के नाम पे कोई राजनीति करने की बात करें। जो जी। कोई भी आज असेंबली पार्लियामेंट का मेंबर बन करके आता है जी वो केवल और केवल किसान के वोट की बदौलत उस असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचता है। किसान हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहा, जी। हम किसान के मतलब इस तरह से किसान जो है आपको एक पहचान बनाने का काम करता है। जो आदमी आपकी पहचान बनाता है, आप अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार करोगे तो फिर वो पहचान बदल सकता है। हर हालत में ये लोग जो इस किस्म के निर्णय हैं, अगली लोगों का मुंह नहीं अभय चौटाला जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी अभय चौटाला साहब, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि एमएसपी की लिखित गारंटी की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, साथ ही साथ जो और भी कानून बनाए गए हैं, तीनों कानून में आवश्यक वस्तु भंडारण समझौता कानून जो जिस तरीके से लाया गया उसमें भंडारण की सीमा को खत्म किया गया था, क्या और भी एमएसपी के अलावा भी कोई और ऐसे मसले हैं जो आपकी तरफ से सरकार के सामने रखे जाएंगे? आप ये देखो जी कि अगर इस देश के किसान का कोई भंडारण करता है, जी आज मैं अपने खेत में जो फसल पैदा करता हूँ उसकी कीमत आज की डेट में मुझे 2100-2200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मिली। जी अगर उसका स्टॉक हो जाएगा, अगर तो वो आदमी जो इसका भंडारण करेगा, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो फिर अपने जिनिस को ब्लैक मार्केट में बेचने जी की फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी जी और बाजार में किसान की फसल को आप जैसे पहले सस्ते में गरीब आदमी तक पहुंचाने का काम करते थे, जी उसी तरीके से उस गरीब आदमी के सामने कल को दिक्कत नहीं आई। कल को उस गरीब आदमी को वो सस्ती वाली चीज महंगे में ना खरीदनी पड़े, इसकी गारंटी भी सरकार को देनी चाहिए। चलिए, सरकार का काम देश के लोगों की हिफाजत करना है, सरकार का काम देश के गरीब आदमी का पेट भरना है, सरकार का काम रोजगार और रोजगार की गारंटी देना है, सरकार का काम पैसे इकट्ठे करके किसी एक। चलिए अभय चौटाला जी, वक्त की मेरे पास कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमारी संवाददाता पूजा भी हमारे साथ जुड़ी थी। पूजा